मुसलमानों में शरह पैदाइश में नुमाया कमी दर्ज की गई है। जी हां, बिल्कुल सही सुना आपने। नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे की रिपोर्ट यही कहती है। NFHS की रिपोर्ट उन बयानों से बिल्कुल अलग है जो कुछ सियासी जमातों और बाज़ हिंदू तंजीमों की जानिब से पेश की जाती है। NFHS की ताज़ा रिपोर्ट के मुताबिक पिछली 2 दहाइयों के दौरान यूँ तो सभी फ़िरक़ों में पैदाइश की शरह में नुमाया कमी दर्ज की गई है, लेकिन मुसलमानों में ये कमी दीगर मजहबी फ़िरक़ों के मुकाबले ज़्यादा है। रिपोर्ट के मुताबिक मुसलमानों में 2019 और 21 के दौरान मुसलमानों में पैदाइश की शरह 2.3% दर्ज की गई है, जो 2015 और 16 के दौरान 2.6% थी। रिपोर्ट के मुताबिक हिंदुओं में शरह पैदाइश 1.94% है, जो 2015-16 के मुताबिक 2.1% है। रिपोर्ट के मुताबिक ईसाई फ़िरक़े में शरह पैदाइश 1.99% से घटकर 1% रह गई है। रिपोर्ट के मुताबिक मजमूई तौर पर मुल्क भर में शरह पैदाइश 2.7 से घटकर 2% रह गई है। और इस पूरे मामले पर बात करने के लिए हमारे साथ जुड़े खास मेहमान SY कुरैशी साहब, जो कि साबिक़ चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं। कुरैशी साहब, बहुत बहुत इस्तकबाल है आपका हमारे चैनल में न्यूज़ 18 उर्दू में। कुरैशी साहब, शुरुआत यहाँ से करना चाहूँगा कि नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे की ताज़ा रिपोर्ट सामने आई है, जिसके मुताबिक मुसलमानों की शरह पैदाइश में लगातार गिरावट दर्ज हो रही है। आपकी किताब है द पॉपुलेशन मिथ। किताब में और नए सर्वे या नई जो रिपोर्ट आई है, इसमें क्या कुछ यकसानियत आप देख रहे हैं? कुरैशी साहब, आप तक आवाज पहुंच रही है हमारी? आपकी आवाज बहुत हल्की है। जी बिल्कुल, बहुत बहुत इस्तकबाल है कुरैशी साहब न्यूज़ 18 उर्दू में। सवाल मैं यहां से करना चाहूंगा कि नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे की ताज़ा रिपोर्ट सामने आई है, जिसके मुताबिक मुसलमानों की शरह पैदाइश में गिरावट दर्ज की गई है। आपकी एक किताब है द पॉपुलेशन मिथ। किताब में और जो नई रिपोर्ट आई है, जो नया सर्वे आया है, इसमें कुछ क्या यकसानियत आप देखते हैं? मुझे खुशी है कि जो किताब में मैंने लिखा था और जो कंक्लूजन मैंने ड्रॉ किए थे, उनमें कोई तब्दीली नहीं आई, बल्कि वो और मजबूत हो गए, रीकन्फर्म हो गए। क्योंकि जो मैंने किताब लिखी थी उस वक्त तक NFHS की 4 रिपोर्ट्स आ चुकी थी। अब ये 5वीं रिपोर्ट आई है। तो चारों रिपोर्टों में, और उससे पहले और 3 सर्वे होते थे, ORG कराता था, 7 रिपोर्टों में एक ही ट्रेंड मिलती थी कि 2 चीजें, कि एक तो मुसलमानों में फैमिली प्लानिंग सबसे कम है, और मुसलमानों की गिनती पिछले 70 साल में 4 परसेंटेज पॉइंट बढ़ी है। इसमें तो कोई 2 राय नहीं। लेकिन खुशी की बात यह थी कि पिछले 30 साल से हम देख रहे हैं कि मुसलमान जितनी तेजी से फैमिली प्लानिंग अडॉप्ट कर रहे हैं और सारी कौमों के मुकाबले में ज्यादा तेजी से कर रहे हैं, उस वजह से जो गैप था पर्टिकुलरली हिंदू मुस्लिम, और यही सबसे ज्यादा बताया जाता है, जो वो कभी भी 1.1 से ज्यादा नहीं था। इंप्रेशन ये दिया था कि 5-5, 6-6 बच्चों का गैप होगा, लेकिन पिछले 30 साल में हम देख रहे हैं NFHS सर्वे से कि गैप वाज 1.1, जो पिछले सर्वे में 5 साल पहले 0.48 पे आ गया था, यानी आधे बच्चे का डिफरेंस था। ये 1.1 का मतलब क्या कुरैशी साहब, किस तरह से इसको समझा सकेंगे? टोटल फर्टिलिटी रेट इसको कहते हैं, कि जिसमें एक औरत के पूरी जिंदगी में कितने बच्चे होंगे। ठीक है। तो हिंदुस्तान की एवरेज अभी 2 बच्चों की हो गई है, कि हिंदुस्तान में एवरेज किसी भी फैमिली में एवरेज 2 बच्चे होंगे, जो लेकिन मुसलमानों के यहाँ 2.3 होंगे। 2.3, तो ये जो 0.3 है, ये टोटल फर्टिलिटी रेट है। टोटल फर्टिलिटी रेट, जैसे मैंने बताया कि जो लाइफ टाइम में एक औरत के कितने बच्चे होंगे, वो है अब 2। पहले 4-5 भी होते थे एक जमाने में, लेकिन अब वो 2 बच्चे हैं देश के। ठीक है। अच्छा, इसमें जो इम्पोर्टेंट बात ये भी है कि एक चीज होती है रिप्लेसमेंट रेट, यानी 2 माँ बाप हैं, वो चले जाएंगे, 2 बच्चे उनके होंगे तो वो उनकी जगह आ जाएंगे, तो पॉपुलेशन रिप्लेस हो गई, बिल्कुल बढ़ी नहीं। बिल्कुल, हम तो हमारे 2 के जो नारा दिया गया था, एक माने में, सही मानों में अगर देखा जाए तो ये अब कामयाब होता दिख रहा है। हाँ, बिल्कुल कामयाब हो गया, ऑलरेडी कामयाब हो गया। जो नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी 2000 थी, उसमें ये था कि 2010 तक हमारा रिप्लेसमेंट रेट हमें पहुंच जाना चाहिए, नहीं 2.1 तक पहुंच जाना चाहिए। अब तो उससे भी हम नीचे घट के 2 पे आ गए।
बिल्कुल, एक चीज और, ये डराने की कोशिश की जा रही है लगातार, कुछ पार्टियां हैं या कुछ तंजीमें हैं कि मुसलमानों की आबादी मुल्क में लगातार बढ़ रही है, 2050 तक अगर यही हालात तो इनके कब्जे में मुल्क होगा, इनका प्रधानमंत्री या इनका वजीर आजम होगा। इसको किस नजर से आप देखते हैं? जी, ये तो बिल्कुल बेहुदा प्रोपेगेंडा है और जानबूझ के किया जा रहा है ताकि दो में एक डर पैदा किया जाए कि देखो मुसलमान जल्द से जल्दी पावर में आ जाएंगे। बल्कि मैंने तो कितने वीडियो देखे अच्छे खासे मिडिल लेवल के लीडर कि भाई 2029 में ही मुसलमान प्रधानमंत्री आ जाएगा और इनकी आबादी हिंदुओं से ज्यादा हो जाएगी। ये सब बिल्कुल बेहुदा प्रोपेगेंडा है, सवाल ही नहीं पैदा होता। बल्कि इस इशू का एक कंक्लूसिव जवाब मेरी किताब में मौजूद है। मैंने एक प्रोफेसर दिनेश सिंह जो बड़े अच्छे मैथमेटिशियन है और दिल्ली यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर थे, और उनके कोलीग प्रोफेसर अजय कुमार, उन्होंने मेरे लिए एक मैथमेटिकल मॉडल बनाया। मैंने कहा कि देखो 70 साल का मैं डेटा आपको भेजता हूँ, आप इस बेसिस पे बताएं क्या आगे क्या ट्रेंड रहेगी। तो उन्होंने ये देख के बताया कि सवाल ही नहीं पैदा, 1000 साल तक भी मुसलमान पावर में आ जाए या मेजोरिटी बन जाए, सवाल ही नहीं पैदा होता। तो वो ग्राफ जो है उनके पिछले 70 साल के और अगले 150 साल के देखने के लायक है। बिल्कुल, ये बात मुसलमानों की आबादी तकरीबन 20 करोड़ के आसपास है, जबकि हिंदुओं की 80 करोड़ है। तो मुकाबला इतनी जल्दी तो नहीं हो सकता, पॉसिबल ही नहीं। एक तो आप ये भावना भरा खत्म कर दिए कि मुसलमानों की आबादी 20 करोड़ नहीं है, 14 करोड़ है, 14 करोड़, क्योंकि बाकी भी तो माइनॉरिटीज हैं। जी जी, ठीक है। तो उन सबके मिला के मुसलमानों की आबादी 14% है, ये सॉरी 14% है, या हो सकता है कि वो 20% या 20 करोड़ हो गई हो, लेकिन 14% है ये। ठीक है। अक्सर कहा जाता है कि नहीं 14% नहीं है, इससे ज्यादा है, उससे ज्यादा है। ऐसा नहीं है, ये तो सेंसस की फिगर्स हैं। सेंसस तो भारत सरकार ही करता है। तो एक तरह से एक और प्रोपेगेंडा ये किया जा रहा है कि हिंदू खतरे में। तो क्या वाकई हिंदू खतरे में है? जिस तरह के एक व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में जिस तरह की बातें फैलाई जा रही हैं कि हिंदू खतरे में है देश में। जी, यही मैंने बताया कि हिंदू खतरे में होने का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। आप देखिए 70 साल में 4 परसेंटेज पॉइंट मुसलमानों की आबादी बढ़ी। हिंदू 1951 में 84% थे, वो घट के 80 हो गए। मुसलमान 9.8 थे, वो बढ़ के 14 हो गए। 4%, 60 साल में 4%, यानी इनको 51% बनने के लिए 600 साल तो बिल्कुल प्राइमरी स्कूल की अरिथमेटिक के मुताबिक। लेकिन हमने तो मैथमेटिकल मॉडल बना दिया कि अगर कुछ चेंज ना हो, इसी रफ्तार से चलें, तब भी 600 साल लगते हैं। लेकिन चेंज तो बहुत कुछ हो रहा है। चेंज ये हो रहा है कि मुसलमान बहुत तेजी से फैमिली प्लानिंग अडॉप्ट कर रहे हैं, स्टेरिलाइजेशन तक करा रहे हैं, और हिंदुओं से थोड़ा ही पीछे हैं। और वो भी सिर्फ इसलिए पीछे हैं कि वो जो फैक्टर्स हैं जो फैमिली प्लानिंग के बिहेवियर को डिटरमिन करते हैं, उनमें वो पीछे हैं। वो क्या है? लिटरेसी, बट यानी खास तौर से लड़कियों की लिटरेसी, तालीम। जैसे जैसे तालीम बढ़ती है वैसे वैसे बच्चे घटते हैं। दूसरी चीज है आमदनी के साथ साथ बच्चे घटते हैं। और सर्विस डिलीवरी, डॉक्टर, नर्सेज और ये सारी फैसिलिटीज पहुंचे तो बच्चे घटते हैं। इन तीनों में मुसलमान सबसे पीछे है, इसलिए हमें इसको ध्यान देने की जरूरत है। एक कॉन्सेप्ट है अनमेट नीड का। अनमेट नीड का मतलब है एज इट इज फैमिली प्लानिंग के लिए किसी भी कम्युनिटी को परसुएड करना मुश्किल काम होता है। लेकिन वो कुरैशी साहब, आपने लगातार ये जिक्र कर रहे हैं कि फैमिली प्लानिंग जो है मुसलमानों ने बहुत तेजी के साथ अडॉप्ट किया है, लेकिन लगातार ये भी कहा जा रहा है कि जो मुस्लिम धर्मगुरु है, जो उलमा है, उनके नजदीक फैमिली प्लानिंग नहीं की जा सकती। तो लेकिन क्या औरतें या जो आम मुसलमान है वो इस तरफ तेजी से आगे बढ़ रहा है इन सबको पीछे छोड़ते हुए? हाँ, इसमें ये मैंने अपनी किताब में भी इसको स्टडी किया है कि देखिए इस्लाम में कहीं भी टेम्परेरी मेथड्स पे कोई रुकावट नहीं है। ओनली स्टेरिलाइजेशन पे सारे उलमा एग्री करते हैं कि स्टेरिलाइजेशन अलाउड नहीं है। वो तो भारत सरकार की भी पॉलिसी है कि स्टेरिलाइजेशन तो लास्ट रिजॉर्ट होना चाहिए। अगर स्पेसिंग मेथड से, टेम्परेरी मेथड से, कॉन्डोम वगैरह से, पिल से, लूप से अगर आप फैमिली प्लानिंग करते हैं, वो सबसे अच्छी मानी जाती है। भारत सरकार की पॉलिसी भी इसको मानती है और इस्लाम भी इसकी इजाजत देता है। और जहां ये मैंने बताया कि स्टेरिलाइजेशन की यानी वेजेक्टोमी, ट्यूबेक्टोमी की इजाजत इस्लाम नहीं देते जैसे कि उलमा कहते हैं, उसके बावजूद 20% मुसलमानों ने स्टेरिलाइजेशन तक करा रखी है। तो उनमें कराने की ख्वाहिश इतनी ज्यादा है। बल्कि जो मैं आपको बता रहा था अनमेट नीड का कॉन्सेप्ट, कि सबसे ज्यादा अनमेट नीड मुसलमानों के, यानी फैमिली प्लानिंग करने के लिए बेताब हुए बैठे हैं, उन तक सर्विस नहीं पहुंच रही। इस वक्त भी सारे कम्युनिटीज में अनमेट नीड है
हिंदुओं की 9% लोगों को अनमेट नीड है, यानी वो कराना चाहते हैं, उन तक सर्विस नहीं पहुंची। मुसलमानों की 11% है। मैं कहता हूं कि अगर अनमेट नीड को फौरन मीट कर दो तो एकदम हमारे पूरे देश की फिगर्स कितनी ज्यादा अच्छी हो जाएंगी। बिल्कुल, मुसलमान आपने जैसे जिक्र किया कि मुसलमान जो औरतें हैं या मुसलमान फैमिली है वो बेताब है कि फैमिली प्लानिंग करें, लेकिन हिंदुओं की अगर हम बात करें, जो हिंदू धर्म गुरु हैं, कई लगातार इस तरह के हम बयान देख रहे हैं। यूपी इलेक्शन में खासकर हमने अभी देखा कि कहा जा रहा है कि हिंदू से ज्यादा बच्चे पैदा करें। तो ये बड़े गैर जिम्मेदारी का उनका अपील है। वो हिंदुओं से कह रहे हैं कि हिंदू लोग ज्यादा बच्चे पैदा करें वरना मुसलमान आगे बढ़ जाएंगे। मैंने तो आपको मैथमेटिकल मॉडल से और पिछले 70 साल के स्टेटिस्टिक्स से साबित कर दिया कि हिंदू मुसलमानों में कि मुसलमान जानबूझ के पैदा कर रहे हैं बच्चे। ये तो हमने तो कभी सुना नहीं। आपने सुना है किसी आलिम ने या किसी मुस्लिम लीडर ने कहा हो कि सिर्फ इसलिए पैदा करो बच्चे कि ताकि आप मेजॉरिटी हो जाओ? ये तो जरूर सुना होगा कि इस्लाम फैमिली प्लानिंग के खिलाफ है, इसलिए इसको करना अन इस्लामिक है। लेकिन पॉलिटिकल रीजन से तो मुसलमान को हमने कहते हुए सुना ही नहीं। मैंने तो रिसर्च कर रहा था, इतनी 25 साल रिसर्च किए, मुझे तो कोई भी एक आदमी नहीं मिला कि सिर्फ इस वजह से बच्चे पैदा करो ताकि तुम मेजॉरिटी बन जाओ। बिल्कुल, मुसलमानों को, कुरैशी साहब, मुसलमानों को एक तरह से मुसलमानों से डराने की कोशिश की जा रही है हिंदुओं को कि ये लोग जो है मेजॉरिटी में आ जाएंगे। लेकिन अगर एक तरह से देखा जाए, अगर हम कश्मीर छोड़ दें तो मेजॉरिटी में शायद कहीं नहीं है। पंजाब में अगर है तो वहाँ पे पंजाबी हैं या सरदार जो होते हैं। नॉर्थ ईस्ट में चले जाइए तो वहाँ पे पूरे क्रिश्चियन है, वहाँ उनकी तादाद बढ़ी, उस पर बात नहीं हो रही, लेकिन मुसलमानों को लेकर डराने की कोशिश हो रही है। जी जी, नहीं, उसकी एक वजह ये भी है कि सिख हो या क्रिश्चियन हो, उनकी जो बढ़ोतरी है वो बहुत कम हुई है, ये तो मानना पड़ेगा। बल्कि उनकी फैमिली प्लानिंग तो हिंदू से ज्यादा अच्छी है। अभी भी इस लेटेस्ट सर्वे के मुताबिक 42% हिंदू फैमिली प्लानिंग नहीं करते। 42%। अब आप देखिए 80% आबादी है हिंदुओं की, इतने मेजोरिटी जो मेजर चंक है उनके 42% लोग फैमिली प्लानिंग नहीं करते। मुसलमानों के 53% नहीं करते। लेकिन मुसलमान चूंकि हिंदुओं के मुकाबले में बहुत कम है, उनके 53 से इतना फर्क नहीं पड़ेगा जैसे इस 42% के फैमिली प्लानिंग न करने से फर्क पड़ेगा। उसकी तो कोई बात नहीं। मुसलमान को तो ब्लेम किया जाता है कि फैमिली प्लानिंग नहीं करता। ये 42% हिंदू तो कितने करोड़ हो गए, तो इनकी कोई बात क्यों नहीं होती? क्योंकि बिल्कुल झूठा डिस्कोर्स, झूठा नैरेटिव फैलाया जा रहा है जानबूझ के हिंदुओं को डराने के लिए, उनमें मुसलमानों के लिए नफरत पैदा करना, क्योंकि उससे इलेक्टोरल बड़े फायदे हो जाते हैं, हो रहे हैं, दिखाई दे रहे हैं हमको। बिल्कुल। और एक और इल्जाम है मुसलमानों पर कि 4-4 शादियां करते हैं, 25-25 बच्चे हैं। तो क्या आपकी किताब में इसका भी जिक्र है कि क्या वाकई मुसलमान 4-4 शादियां करते हैं, 25-25 बच्चे होते हैं उनके? इस तरह का कहीं जिक्र किया आपने किताब में? जी जी, बहुत खूब डिटेल में जिक्र किया और बड़े इंटरेस्टिंग उसमें फाइंडिंग आई है कि अगर वो मुसलमान करना भी चाहे तो औरतें तो है ही नहीं इंडिया में। आपने कॉन्सेप्ट सुना होगा जेंडर रेशो का, कि 1000 औरतों के मुकाबले में हिंदुस्तान में आखिरी सेंसस में 940 औरतें थी। पिछले 100 साल में 920-930 रही हैं, आप पहली बार 940 पहुंची। यानी 60 लोग तो ऐसे हैं जिनको पहली बीवी भी नहीं मिलेगी। 60 लोग। बिल्कुल। अच्छा, तो ऐसी सूरत में दूसरी, तीसरी और चौथी किसको मिल जाएगी जब औरतें हैं ही नहीं? उनका रेशो एडवर्स है। तो और दूसरे एक और भी है कि इसमें एक 1975 में भारत सरकार की ही एक स्टडी थी कि जिसमें देखा गया था कि पॉलीगेमी तकरीबन हर कौम में है, लेकिन सबसे ज्यादा ट्राइबल में 15% और सबसे कम मुसलमानों में 5.7, हिंदुओं में थी 5.8। अच्छा, मैंने ये देखने के लिए कि क्या ये सिर्फ एक वन ऑफ स्टडी है, फ्री है, तो इसकी ट्रेंड क्या है, तो मैंने 1931, 41 और 51 के सेंसस की फिगर्स भी देखी। उनमें भी एग्जैक्टली द सेम रेशो, सेम ट्रेंड पाई कि सभी कम्युनिटी में है और सबसे कम मुसलमानों में है और सबों में कम होती चली जा रही है। तो इसलिए पॉलीगेमी पे का जो ये मिथ है, अच्छा, मुसलमानों को भी एक मिथ दूर करना चाहिए जो मैंने अपनी किताब में दूर करने की कोशिश की है। उनको जो ये फीलिंग है कि एक लाइसेंस मिला हुआ है 4-4 बीवियां करने का, उस लाइसेंस को भी समझने की जरूरत है। कुरान शरीफ की सिर्फ एक आयत जिसमें जिक्र है कि तुम 2 या 3 या 4 से शादी कर लो। आगे एक कंडीशन है, अगर तुम उनके साथ इक्वालिटी कर सकते हो। बिल्कुल, बराबरी। और एक आयत फिर ये कहती है कि उनके साथ इक्वालिटी करना ये आसान काम नहीं है, इसलिए आइडियली तुम सिर्फ एक शादी करो। अच्छा, ये तो हो गई एक कंडीशन। तो इसको तो उलमा मानते हैं
कि ये परमिशन है, इंजंक्शन नहीं है, लाजमी नहीं है, ये सिर्फ इजाजत है, और इजाजत भी एक कंडीशन के साथ है, यानी इक्वालिटी की। मैं कहता हूं एक और भी कंडीशन है जिसकी कोई आलिम भी बात नहीं करता, और वो ये है कि ये जो आयत का कॉन्टेक्स्ट था, और यतीमों की और बेवाओं की बात हो रही थी। जब उस जमाने में यतीम और बेवा बहुत होते थे, क्योंकि मर्द लोग, ट्राइबल वॉरफेयर बहुत हुआ करती थी अरब में, उसमें मर्द लोग मर जाते थे, औरतें बच्चे बचते थे। तो उसके उनके बारे में अल्लाह ताला फरमा रहा है कि यतीमों के साथ इंसाफ करना, उनकी प्रॉपर्टी हड़प ना कर लेना, उनकी अच्छी चीज लेके बुरी चीज से रिप्लेस न कर देना, बल्कि सबसे अच्छा तो होगा कि तुम उनमें से 2 या 3 या 4 से शादी कर लेना, लेकिन इक्वालिटी करनी है। ना इसमें 2 बातें कि अगर आप दूसरी शादी करनी भी है तो आप बेवा से कीजिए, क्योंकि उसको इकोनॉमिक सिक्योरिटी देने के लिए ये आयत थी, और एक तो बेवा से कीजिए। लेकिन अब मैं दूसरी करने निकलूं तो मुझे तो वर्जिन चाहिए होती है, तो अखबारों में भरी होती है सेकंड मैरिज बट वर्जिन। तो यहाँ तो पर्पज ही आयत का दूसरा बिल्कुल, आयत का पर्पज ही बात नहीं करता। बिल्कुल कुरैशी साहब, ये तो इस्लाम का जिक्र हुआ कि इस्लाम में चलिए इजाजत है कि एक से ज्यादा शादी, लेकिन दूसरे मज़ाहिब में इस तरह की इजाजत नहीं है। तो क्या दूसरे मज़ाहिब में भी इस तरह का रुझान, दूसरी शादी का या तीसरी शादी का रुझान देखने को मिल रहा है? देखिए, ये 1975 की स्टडी है, जबकि जो हिंदू मैरिज एक्ट 1955 में आ गया था, उसके 20 साल बाद ये स्टडी में हिंदुओं में 5.7 या 5.8, मुसलमानों से 0.1 ज्यादा पाई गई। मुसलमानों की 5.7 पॉलीगमी थी, हिंदुओं की 5.8 थी, बुद्धिस्ट में थी, जैन में थी, और ट्राइबल में तो सबसे ज्यादा थी। अब ट्राइबल तो मुसलमान होते नहीं है, तो इसलिए सभी कौमों में इसका होना, ये तो स्टडी ने दिखा दिया है। बिल्कुल। एक और ये सोच थी कि घर में बेटा पैदा हो, और इस चक्कर में कई बच्चे, बेटा अगर पैदा नहीं हुआ तो बेटियां पैदा होती रही, तो कई बच्चे हमने देखा कि पैदा होते रहे। लेकिन क्या इस सोच में भी बदलाव आ रहा है कि अगर किसी की 2 बेटी हो गई या 3 बेटी हो गई तो उसके बाद उन्होंने ब्रेक लगा दिया या फैमिली प्लानिंग कर ली? जी, ये इसमें ये बात बिल्कुल ठीक है। हिंदुस्तान में ये सन प्रेफरेंस जिसको कहते हैं कि बेटा ही चाहिए, बेटा चाहिए, और उसके इंतजार में 6 बच्चे, बेटियां पैदा हो जाती हैं। तो इसलिए लेकिन ये चीज भी जानने के लायक है कि इस्लाम में बेटी का होने पे इतनी फौकियत है, इतनी उसको अच्छा माना जाता है कि कई हदीसें हैं कि बहुत खुश नसीब है वो शख्स जिसकी पहली औलाद लड़की हो। दूसरी एक हदीस है कि जो जिस शख्स के 3 बेटियां होंगी वो मेरे साथ, हुजूर फरमा रहे हैं कि वो मेरे साथ जन्नत में शाना बशाना दाखिल होगा। तो बेटियों के बारे में और उनकी इक्वालिटी और उनकी पे फौकियत इस्लाम में इतनी है, इस वजह से मुसलमानों में ये जो लड़कों का प्रेफरेंस शायद और कौमों के मुकाबले में कम है। बिल्कुल। एक चीज और थी कुरैशी साहब की, पहले ये कहा जाता था कि जितने ज्यादा बच्चे होंगे उतना वो कमाएंगे, बुढ़ापे का सहारा बनेंगे, लेकिन अब ये भी मिथ टूटता हुआ नजर आ रहा है। अब ये एक सोच बनी है कि बच्चा 1 हो या 2 हो, उसको अच्छा पढ़ाएं, अच्छी सेहत दें, अच्छी जिंदगी दें, 10 के बराबर वो कमाएगा अगर अच्छी परवरिश उसकी हमने कर दी तो। जी बिल्कुल, आपने ठीक कहा। ये पूरे देश में थिंकिंग में परिवर्तन हो, यही वजह कि हमारी देश की फैमिली प्लानिंग चाइना वगैरह के मुकाबले में बगैर किसी कानून और बगैर किसी डंडे के, सिर्फ परसुएशन और प्यार और मोहब्बत से और कम्युनिकेशन के जरिए इतनी अचीव हो गई कि हम तो रिप्लेसमेंट रेट पे पहुंच गए, और 20 साल बाद तो पॉपुलेशन में कमी शुरू हो जाएगी, क्योंकि अभी 20 साल तक तो इसका असर इसलिए नहीं होगा, हालांकि 2 पॉइंट पे पहुंच चुके 2 TFR पे, जबकि रिप्लेसमेंट रेट है 2.1। तो रिप्लेसमेंट रेट से भी हम नीचे चले गए हैं, लेकिन इसका असर 15-20 साल बाद नजर आएगा, क्योंकि जो लोग 18 साल में पैदा हुए वो तो अब रिप्रोडक्टिव एज में आएंगे, उनके तो बच्चे होने अब शुरू होंगे, तो इसलिए 15-20 साल तक ये चलेगा। लेकिन 2040-45 के लगभग ये स्टेबल हो जाएगी पॉपुलेशन, उसके बाद उसका असर बिल्कुल नुमाया नजर आएगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया कुरैशी साहब हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपना कीमती वक्त देने के लिए। तो नाज़रीन, इस प्रोग्राम में फिलहाल इतना ही। अगले बुलेटिन में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। आदाब।